नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा, आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और सभी प्रदेशवासियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उनकी प्रतिमा पर उनको माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और कहा है कि उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजाद हिंद फौज नेतृत्वकर्ता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। पराक्रम दिवस के रूप में हम नेताजी को याद करते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर नेताजी को नमन किया है, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है और पराक्रम दिवस के रूप में उनकी जयंती को मनाया जाता है, उनको याद किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान सीएम धामी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वाधीनता में अपने जीवन को समर्पित किया है। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड में जैविक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व की पहली जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली जर्मन कंपनी इफॉर्म कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो JW मैरियट पहुंचे थे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर जैविक उत्पाद परिषद की तरफ से एक समारोह का कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस बैठक में शामिल रहे। जर्मन के इफॉर्म प्रतिनिधियों के साथ सीएम धामी ने यह बैठक की है, जहां पर जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की गई कि प्रदेश में कैसे जैविक उत्पादों को बढ़ाया जाए, उस पर निवेश किया जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड जो कि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का एक तरह से मैं कहूं कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है, इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण में हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। उत्तराखंड चूँकि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का एक तरह से मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है, इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण में हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को। तो प्रदेश में जैविक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी डिमांड है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। और जैविक उत्पादों को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था देहरादून में, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और जर्मनी के आईफॉर्म कंपनी के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस बैठक में शामिल रहे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंत्रा जुड़ गए हैं।
अभय, एक कार्यशाला का आयोजन हुआ जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में। कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहे। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऑर्गेनिक खेती को लेकर जो कार्यशाला का आयोजन किसी तरफ से किया गया था उसमें यहाँ पर सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यशाला का शुभारंभ यहाँ पर किया गया और राज्य के भीतर किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है उस विषयों पर विशेषज्ञों के साथ उन्होंने बातचीत करी। के जो सुझाव थे उन सुझावों को देने का उनकी तरफ से किया गया और राज्य में किस प्रकार से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है, किसानों की जो उपज है वो किस प्रकार से और उन्नत उपज यहाँ पर बनाई जा सकती है, उस दिशा में काम करने के लिए विभाग को निर्देशित भी किया गया है। कह सकते हैं कि आज जो कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया था उस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों को बागवानी से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं, जो संसाधन है वो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा सके। उसके लिए सरकार की जो मंशा है, जो योजनाएं संचालित हो रही है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके, उसका लाभ किसानों को यहाँ पर मिल सके, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। जी अब है इस कार्यशाला में विश्व की पहली जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली जर्मन कंपनी आईफॉर्म के जो प्रतिनिधि थे वो मौजूद रहे। तो क्या राज्य सरकार और जर्मन कंपनी के बीच में कुछ एमओयू भी साइन हुए हैं जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल है, ये कह सकते हैं कि जो अभी तक की जो कृषि की जो उपलब्ध रणनीति जो रही है उसमें किसानों को कैसे बेहतर लाभ दिया जा सकता है, उसके जरूरी है कि जो विदेश जो तकनीकी यहाँ पर है जो अभी तक विभाग के पास नहीं है, विभाग उनको दूसरे देशों से यहाँ पर आयात करने का काम यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे में वर्कशॉप का आयोजन यही था कि जो विशेषज्ञों के क्या सुझाव यहाँ पर रहते हैं, यानी अगर जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है तो उसके लिए जो यहाँ के जो परिदृश्य, यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उस पर कैसे वो यहाँ पर सही काम कर सकते हैं, कैसे उनका उपयोग यहाँ पर किसान आसानी से कर सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर बातचीत होगी और जल्द ही राज्य सरकार या कृषि विभाग की तरफ से उसको लेकर एक एमओयू भी यहाँ पर साइन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले किसानों को प्रशिक्षित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए प्रशिक्षण कैंप यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे ताकि किसान उन उन्नत तकनीकियों का इस्तेमाल यहाँ पर सही तरीके से कर सके। कौन से संसाधन ऐसे हैं जिससे कम समय में बेहतर उपज को यहाँ पर कृषि के भीतर में उत्पादित किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है, सुझाव हुए। और ऐसे में देखना यही होगा कि जो इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है, जो निष्कर्ष इसका निकल पाता है वो किस रूप में आगे उसको बढ़ाने का काम किसी विभाग की तरफ से किया जाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि किसानों के आय को दोगुना करने के लिए जो काम किसी विभाग अभी कर रहा है उस पर जल्द ही सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जी अब है जैविक उत्पादों की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी भारी डिमांड होती है, लेकिन जो राज्य के किसान है, जो लोकल किसान है, उनमें इस चीज की नॉलेज नहीं होती है, जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। इसको सरकार कैसे कंप्लीट करेगी, कैसे किसानों को जैविक उत्पादों के लिए समझाएगी, जागरूक करेगी? इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया गया है? बिल्कुल, अभी तक किसानों को ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षण देने का काम विभाग की तरफ से किया जाएगा। ऐसे में किसानों को एक टोली ये कह सकते हैं कि जिन किसानों को प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा वो किसान अन्य दूसरे किसानों को भी प्रशिक्षित करते हुए नजर आएंगे। सरकार का उद्देश्य यही है जो संसाधन विभाग के पास है उन संसाधनों से बेहतर उपयोग यहाँ पर कैसे किया जा सकता है। यानी योजनाएं तो धरातल पर उतरेंगी लेकिन सीमित संसाधनों में भी कैसे बेहतर परिणाम यहाँ पर दिखाया जा सकता है, क्योंकि कृषि विभाग ने उद्यान के क्षेत्र में अपने कई टारगेट यहाँ पर निर्धारित किए जिसमें कह सकते हैं कि आगामी 3 सालों के भीतर राज्य सरकार का उद्देश्य यही है कि हिमाचल और कश्मीर के बाद उत्तराखंड के सेब को नई पहचान यहाँ पर दी जा सके, यानी सेब के उत्पादन को दुगुना यहाँ पर किया जा सके, उसके लिए प्रयासरत है और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। ये कह सकते हैं कि आज की जो कार्यशाला है उस कार्यशाला का यही उद्देश्य है कि किसानों को बेहतर लाभ यहाँ पर मिल सके, उनकी जो उन्नत जो उपजाऊ फसल है वो दुगुनी यहाँ पर हो सके, जिससे उनको अच्छे दाम यहाँ पर मिल सके। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार जहां प्राथमिकता के तौर पर प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रही है, वहीं उनके पुनर्वास को लेकर भी सरकार चिंतित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जिसमें स्टेक होल्डर से बात की जा रही है। सीएम ने कहा कि अभी 2 से 3 स्थानों का चयन भी हुआ है जहां पर प्रभावितों को विस्थापित करना है, साथ ही विशेषज्ञों के सुझावों और प्रभावितों की सहमति से ही विस्थापन और
और मुआवजे की राशि तय की जाएगी। तो जोशीमठ आपदा को लेकर एक तरफ जहां सरकार एक्शन में है, वहीं नया जोशीमठ बसाने को लेकर भी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। स्टॉक होल्डर्स से बात की जा रही है लगातार। सीएम पुष्कर सिंह धामी नए जोशीमठ को बसाने पर विचार चल रहा है और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है और जो जल्द ही नुकसान का आकलन करेगी और उसी के आधार पर जो प्रभावित लोग हैं उनको विस्थापित किया जाएगा और उनका पुनर्वास किया जाएगा। और अभी तक 2 से 3 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर प्रभावित जो परिवार है उनको स्थापित किया जाएगा दोबारा से। साथ ही जब सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी विशेषज्ञों की, उसके आकलन के आधार पर मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। जो प्रभावित परिवार हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर जमीनें देखी हैं, उनका भी सर्वेक्षण करवा रहे हैं और जिलाधिकारी के स्तर पर इस पर एक कमेटी भी बनी है। जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को लेकर उन सबसे बात की जा रही है और उनकी बात और उनकी सहमति के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे जैसा भी होगा। और जो मुआवजे की और पुनर्वास की जो बात है वो हम सबके सहमति से सबको साथ में लेकर अच्छा करेंगे। अभी तक 2-3 स्थानों भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। 26 जनवरी से इस यात्रा का आगाज किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से तैयारियों में जुट गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज मनवीर चौहान ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि पहले कांग्रेस खुद को एक दूसरे के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत है। जनता पहले ही उनके काले कारनामों को देखकर उनके आगे हाथ जोड़ चुकी है। ऐसे में ये अभियान और ये यात्राएं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हो रही हैं। तो कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है केंद्र सरकार के जो कांग्रेस है उनको पहले अपने नेताओं को एक हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत है और जो जनता है वो उनके काले कारनामों के आगे पहले ही हाथ जोड़ चुकी है। ऐसे में ये जो अभियान पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं, ये सिर्फ खाना पूर्ति है और कुछ नहीं। कि भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रहे हैं और वो 26 जनवरी से हम पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू करेंगे जिला मुख्यालयों पर। और हमारे जो भी वरिष्ठ नेता जहां पर भी होगा, जिस जिला मुख्यालयों में जनसंवाद और जनता से संपर्क, चौपाल, चर्चाएं, इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा 2 महीने तक चलेगा। हम इसको बूथ स्तर पर ले जाना चाहते हैं और बूथ स्तर तक भी हमारे वरिष्ठ नेतागण किसी न किसी बूथ में बैठ के चौपाल लगाएंगे, कांग्रेस की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा करेंगे, देश की आज़ादी पर चर्चा करेंगे। और आज जो वर्तमान स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का 8 साल का शासन और 6 साल से प्रदेश में उत्तराखंड में भाजपा शासन में है, इनकी असफलताओं के ऊपर बातचीत। सबको मालूम है, उनको वो हाथ जोड़े या पहले तो उनको अपने आप में किसी में हाथ जोड़ने की उनको आवश्यकता है कांग्रेस को। लेकिन सब जानते हैं उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़े हैं कि उनके बीच उनकी जो कार्यशैली, जो उन्होंने भ्रष्टाचार में इस प्रदेश को डुबोया, पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया कांग्रेस ने, उसके लिए जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़ दिए हैं कि कृपया आप जो हैं अपने संगठन में ही पहले हाथ जोड़ लो। और जनता के ने उनको पहले ही हाथ जोड़ दिए हैं, इसलिए कुछ फायदा होने वाला नहीं कांग्रेस को, जब तक जो उन्होंने काले कारनामे प्रदेश और देश में किए हैं उसकी सजा जनता उनको दे चुकी है। और आगे भी जब तक अपने आप में कोई सुधार न लाएं, जब तक उनकी जो हम ये कह सकते हैं जो शुचिता होनी चाहिए उनके अंदर वो ना आए, तब तक जनता के बीच में हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्षी दल कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास के लिए विपक्षी दल का कभी सहयोग नहीं रहा, लेकिन अगर सरकार कोई भी अच्छा काम करती है तो उस पर विपक्ष की तरफ से जरूर सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी देश और प्रदेश के अंदर कोई अच्छे कार्य हो रहे हों, कभी उनके मुंह से
उसकी अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हुए नहीं सुनी गई है। लेकिन अच्छे कार्य देश हित और प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य अच्छे हो रहे होंगे उनके प्रति नेगेटिव धारणा और लोगों को बरगलाने का काम और अच्छे कार्यों के प्रति लोगों को उनके प्रति नेगेटिव धारणा पैदा करने के काम केवल कांग्रेस कर रही है और उसके अलावा कांग्रेस का कोई काम भी नहीं रह गया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उसके लिए जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया है, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पर उनके किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, वहाँ के जो आपदा प्रभावित लोग हैं उसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है आपदा पर भी, और कांग्रेस का संगठन का कोई भी व्यक्ति आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके किसी प्रभावित की मदद के लिए आ गया है वो इसका भी उनको स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी देश और प्रदेश के अंदर। वहीं उत्तराखंड में हुए पेपर लीक के मामलों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर लीक मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो पहले अपराधी बचाए जाते थे, अब जेल भेजे जाते हैं। उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुजीत पॉल ने इस पूरे मसले पर बयान जारी कर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर खासा प्रहार किया। सुजाता पॉल की तरफ माने तो बीजेपी पार्टी और उसके अध्यक्ष महज अहंकार में डूबकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, अपराधी बचाए जाते थे, अब अपराधी जेल में जा रहे हैं। और मैं अनेकों को बार इस विषय को देखता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिथक तोड़ा है, केवल चर्चाएं संदेह तक न रहें और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो, यही आज तक होता आया था। कहीं से भी कोई विषय उठता है उसकी जड़ तक जाना और ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाना, ये युवाओं के अंदर और भविष्य के अंदर होने वाली जो नियुक्तियां उसके प्रति विश्वास खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूं धीरे धीरे जो भी संस्थान है, जिन संस्थानों में विकृतियां आई हुई थी, वो सारे संस्थान भविष्य के अंदर अपना एक सुधार करेंगे और उसका अच्छा एक स्वरूप हमको दिखाई देगा। भट्ट कहते हैं कि हमने जेल उन सब लोगों को भेज दिया जिन्होंने करा है घोटाला, जो है गलत काम करने वाले। तो ये बताओ, महेश नेगी को क्यों बचाया? इस बार टिकट नहीं दिया पर अपराध विमुक्त तो नहीं हो गए। TSR 1 के ऊपर इतना बड़ा आरोप, TSR 2 ने तो कुंभ के दौरान ही कर दिया कोरोना घोटाला, और एक हारे हुए विधायक को जबरदस्ती कैसे पैसा बांट बांट कर जिताया, हमने वो भी देखा। UKSSC का मास्टरमाइंड कौन है, UKPSC में मास्टरमाइंड कौन है, ये सब खुलासा कब होगा? खुलासे नहीं कर सकते क्योंकि आपका ध्यान तो इधर और उधर है। वहीं कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन के बयान पर कानपुर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्हें नसीहत दी है कि लक्सर में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में जिला पंचायत सदस्य रविपाल सोनी, पुडोवाली गांव के पूर्व प्रधान संजय पुडोवाली और किसान नेता कुलबीर सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, वो पूरी तरह से बौखला गए हैं। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि यदि पूर्व विधायक फिर से कानपुर का अपमान किया उन्होंने, तो सड़क पर उतरकर उनको जवाब दिया जाएगा। आपने जो कहा है कि कानपुर एक बहुत छोटा टुकड़ा है और कानपुर का जो है कोई वजूद नहीं है, ये बहुत ही घटिया शब्द उन्होंने अपनी भाषा से इस्तेमाल किया है, क्योंकि चैंपियन जो 20 साल विधायक रहे हैं उनका वजूद ही कानपुर की जनता ने थाम कर रखा। आज कानपुर की जनता ने उनके वजूद को जीरो कर दिया है और खाता ना वही जो चैंपियन कहे वही सही, ये अब चलने वाला नहीं है। उन्होंने कानपुर की जनता का अपमान किया है। ये बहुत ही घोर निंदनीय बयान है कानपुर के लिए चैंपियन का, कि भाई मतलब जो है कानपुर का एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा टुकड़ा है। वो सहारनपुर के बड़े टुकड़े में जाने की बात करते हैं तो किसी ग्राम सभा से भी शायद मुझे लगता है कि वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सांसद का तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ से तो ये बहुत ही घोर निंद। वहीं इन दिनों देश भर में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनका देव दरबार चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि वाकई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त है, वो अपने इष्ट देव से बात करते हैं या फिर ये केवल छल है।
जब इस विषय पर हरिद्वार के साधु संतों से बात की गई, ये जानने का प्रयास किया गया वाकई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार दिखाते हैं, तो साधु संतों की भी अलग अलग राय देखने को मिली। ये एक विद्या और कला है, जो जिस तरह का हो रहा है ना। मैं जब 12-13 साल का था, एक महाराष्ट्र के जो मांगने वाले आते हैं, देवी ने यूँ रख के रखा रहा था, और इसमें उस समय एक आना लिया उसने, और जैसा बागेश्वर वाला बताता उसने टोटली बता दिया मुझे एक आने में। मैं आज तक ये नहीं समझा कि ये क्या कला है क्या नहीं है, लेकिन ये परमात्मा का, भगवान का, कि ये वो हम तो साधु ही हनुमान जी के नाम प्रेरणा से बने और ये सब कुछ हुआ, लेकिन हमें तो अभी तक ऐसी बात पता चली नहीं। तो इसलिए मुझे इसमें कोई इस तरह की कला या और कोई चीज़ हो सकता है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष में कहता हूँ कि मैंने खुद एक आने में उसने मेरा पूरा मतलब आगे पीछे भाई के बाप के नाम के खेतों के पेड़ पौधे सब बता दिए थे। तो अब मैं क्या मानूं क्या नहीं मानूं। कहते हैं ना, आत्मा शो परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो मनुष्य से है। अब मनुष्य ने अगर कोई साधना की है, जैसे हनुमान जी हमारे कलयुग के देवता है और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो अष्ट सिद्धियां हैं और 9 निधि हैं, वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तो उसमें से अगर एक भी सिद्धि व्यक्ति ने पूर्ण कर ली तो ऐसा नहीं है नहीं कर सकता। बागेश्वर बाबा नहीं, हमारे लाखों बाबा हैं और सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। बागेश्वर तो एक छोटा सा ट्रेलर है, हर बाबा के पास सिद्धियां शक्तियां हैं। वह कुछ दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे। अभी बागेश्वर धाम को लेकर के बड़ी चर्चा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई चमत्कार कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं। देखो, चमत्कार की चीजें प्रदर्शन की चीज नहीं होती, और सनातन धर्म जैसे धमनियों में रक्त बहता है, दिखता नहीं है और सब काम वही करता है। आप रक्त विहीन हो जाएंगे तो प्राणांत हो जाएगा। सनातन धर्म ऐसे ही काम करता है, वो चमत्कार का धर्म नहीं है। तो चमत्कार को मंच से इस प्रकार से प्रेषित करके फिर कोई और चैलेंज दे, फिर आपको चैलेंज दे, इस प्रकार से करना ठीक नहीं है। दूसरे लोग भी, मैं इन लोगों को जो समिति है जो उनको चैलेंज कर रही है उसको भी कहना चाहता हूं कि ये जो बैप्टाइज कर रहे हैं लोग, ये जो बंदूक लेकर के इस्लाम फैला रहे हैं लोग, जरा इनको भी बोलिए कि ये भी अंधभक्ति है आपकी। आपने जो प्रश्न किया है जागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं, उनका ये कहना है कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, हनुमान जी का मैं शिष्य हूँ और जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं, मैं उनके आदेश का पालन करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ढोंगी हैं, चमत्कार दिखाते हैं, ट्रिक है। तो मेरा ये कहना है कि जितने लोग वहाँ जा रहे हैं तो अपनी आस्था से जा रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म में तो पत्थर को भी, शिवलिंग को भी भगवान माना गया, और जहाँ आस्था होती है वहाँ कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आते हैं। जोशीमठ में भूधसाब से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में दरार पड़ गई। अगर हालात नहीं सुधरे तो बता दें, इस बार 4 धाम यात्री भी इस कारण से प्रभावित हो सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दी हमारे संवाददाता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।